मारा गया है ईरान का रहबर, लेकिन तकलीफ भारत में रहने वाले मुसलमानों को हो रही है। ये कहना है कुछ लोगों का और काफ़ी सारे लोगों का इसका कहना है कि भाई वहाँ के लोग तो बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप किस बात की गम मना रहे हैं, आपको किस बात की तकलीफ़ है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप ज़रूर सुनिएगा, इसके बाद आपका दिमाग के सारे नसें खुल जाएंगी। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपने लोग हैं। लोग देश से बहुत प्यार करते हैं, लोग देश से बहुत जुड़ाव लगते हैं और देश के लिए मर मिटने का जज्बा लगभग हर किसी के अंदर में है। इसके बावजूद देश में कुछ गुट ऐसे हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, देश के झंडे का अपमान करते हैं। उनमें से एक गुट का नाम है नक्सली, जिसका भिड़ंत हमेशा हमारे देश की सेना के लोगों के साथ होता रहता है, जो हमेशा सरकार में बैठे लोगों को मारने का प्रयास करते रहती है और कई बार वो कामयाब भी हो जाती है। और दूसरे का नाम है खालिस्तानी, जो विदेश में एक्टिव है और हमेशा हमारे तिरंगे झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हैं। हालांकि ये दोनों संगठन हमारे देश के ही हैं, लेकिन हमारे देश से इन्हें नफरत है और देश के सिस्टम को ये बिल्कुल भी तबाह करना चाहते हैं। ये अपना खालिस्तानी अपना अलग स्टेट मांगते हैं और नक्सली तो इस देश का सिस्टम को मानते ही नहीं। उनका बोलना है आप बाहर से आए हो, इसीलिए हम आपका सम्मान नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ हम ईरान की तरफ आते हैं। ईरान में इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ में यहाँ पे इस्लाम का लॉ चलता है। बावजूद वहाँ के लोग पुराने वक्त के हिसाब से रहना चाहते हैं, तो वहाँ के नियम के कानून को नहीं मानते हैं। तो फिर ईरान में जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, ईरान पे हमला हो रहा है, ईरान पे हमला होने के बावजूद जो लोग ईरान के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप उनके समर्थन में हैं, अगर उनके जश्न मनाने को आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो अगर आप उनको सही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नक्सली और खालिस्तानियों को भी आप सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वही काम तो ये भी कर रहे हैं। भारत में जो स्थिति है, ईरान की भी तो वही स्थिति है। अरे बस वहीं की बात नहीं, आज अमेरिका जो दुनिया को अपनी बात करता है, अमेरिका की भी अपनी लड़ाई है। You and your people are the real invaders. Your ancestors came here and took our land. Sir, step back. Back it up right now. Me and them, we're the original Americans. Calm down, sir. Stop harassing these people. They are Americans. उनके वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स जो वहाँ के मूल निवासी है और जो बाहर से गए, यूरोप से गए अमेरिकन्स, जो 1492 में कोलंबस गया था, अमेरिका की खोज की थी, उसके पहले भी तो वहाँ अमेरिकन्स थे, उसके पहले भी तो वहाँ लोग थे। वो लोग कहाँ गए? उनको दबा के इन लोगों ने अपनी एक नई संस्कृति को उभार किया। अभी वो लोग एशिया से ही गए थे। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पे ये मिल जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सब प्रोपेगेंडा कौन तैयार करता है, इसके पीछे की साजिश क्या है, इसको हमें जल्दी समझना पड़ेगा। और अगर आप बोलते हैं कि 79-80s के पहले ईरान का स्थिति अच्छी थी, बाद में इन लोगों ने अगर उनके पर कब्जा कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर उन लोगों ने 50 साल पहले कब्जा किया तो भारत पे भी कब्जा हजारों साल पहले हुआ था। कि लगभग 4000 साल पहले आर्यों के फैलाव की वजह से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। यहाँ भी कुछ लोग बाहर से आए थे जिन्होंने यहाँ की सभ्यता को नष्ट कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे बौद्ध की धरती थी, उनके सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि उस वक्त में ऐसा बहुत सारा चीज़ हुआ तो जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ईरान के उन लोगों को जो बागी है उनको आप सही बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं नक्सली और खालिस्तानी भी सही है और कहीं ना कहीं वो कश्मीरी भी सही है जो लोग कश्मीर की बात करते हैं। मैं उनका नाम लेना भूल गया था, मुझे भी जस्ट याद आया, तो फिर ये भी उनकी लिस्ट में शामिल होते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं। चलिए बातों को साइड रखिए, अभी मैं जितनी बातों को बोला उनको साइड रखिए और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा कर लिया, सिर्फ मक्का मदीना को छोड़कर। पूरे मिडिल ईस्ट, सीरिया, अरब, सऊदी अरब, यूएई, दुबई, सारे जगह में इसका अपना कब्जा हो गया। ग्रेटर इजराइल बन चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बहुत बड़ी सुपर शक्ति हो चुके हैं। अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? रसिया और चाइना को ये छू नहीं पाएंगे। पाकिस्तान इनका अपना पिट्ठू है। बाकी बांग्लादेश और इन तरह के देशों से इन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। अब भारत की स्थिति क्या होगी? हमारे पास श्रीलंका से भी हमारे रिश्ते कुछ खास सही नहीं है, नेपाल से भी रिश्ते लगभग ख़राब होते जा रहे हैं, बांग्लादेश से तो हमने खुद ही ख़राब कर लिया, पाकिस्तान से तो जग जाहिर है, चाइना से भी रिश्ता हमारे सही नहीं है, रशिया से हमारा रिश्ता अच्छा था, वो हमने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। तो रहा भारत अकेला। भारत के साथ आज लगभग अगर स्थिति हो जाए तो उसके साथ कोई नहीं है, भारत अकेला है। इस हाल में अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट होगा भारत। क्यों होगा? इसका भी रीज़न ये है, इसका प्रूफ भी मिल चुका है। आज के वक्त में सुबह की रिपोर्ट है कि हमारे भारत के रॉ एजेंसियों ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जो यूक्रेन और यूएस से आए हुए थे और हमारे देश के भीतर ऐसी शक्तियों को ड्रोन चलाना, विस्फोट करने की तकनीक दे रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे, जो शक्तियाँ देश के सिस्टम का बस नहीं करती है। ये ठीक वही सिस्टम जो ईरान में इन्होंने बीच में चालू किया था
जो लोग वहाँ पे हंगामा कर रहे थे, ठीक भारत के भी अंदर ये अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही ये सिस्टम यहाँ पे भी लागू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारी रॉ एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ये लोग पकड़े गए और सारे के सारे फॉरेनर्स थे। तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि कूटनीति को समझना चाहिए कि अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। कुछ लोग बोलते हैं कि 1954 या 64 में जो जंग हुई थी, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं भारत से, उन सारे जंगों का सूत्रधार अमेरिका था। फाइनेंस से लेके मशीनरी से लेके हर चीज़ उसको अमेरिका ने मुहैया कराई। यहाँ तक कि भारत जब न्यूक्लियर पावर संपन्न हो गया, जिसके ऊपर इसने DRDO हो और सारे सिस्टम्स को बैन लगाया हुआ था, बहुत मुश्किल से हमारे साइंटिस्ट और हमारी सरकार ने इसको मुकम्मल कामयाब किया। जैसे ही वो हुआ, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर संपन्न कर दिया, वो भी अमेरिका ने ही करवाया है। हमें इस तरह की कूटनीति को समझना होगा। हमारा भारत किस खतरे की तरफ जा रहा है, हमें उससे निकालना पड़ेगा। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि हमें अपने देश से मोहब्बत है। हम चाहते हैं हमारे भारत किसी तरह की गंदी राजनीति में ना फंसे, क्योंकि जो लोग 70-80 साल के हुए हैं, 20-30 साल बाद वो भी नहीं रहेंगे। हो सकता है अगर सब कुछ सही चला तो 40-50 साल के बाद हम भी कहीं नहीं रहेंगे, इस दुनिया में हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके जाएँ जो अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ बिता पाए। इसीलिए हम ये बातें उठाते हैं, हम ये बातें बोलते हैं। हमारी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल करिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को समझ देते रहिएगा। जय हिंद।